नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग ज़ोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वीणा के पार्ट 3 के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे, जिसका शीर्षक है नींद। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो बच्चों, इस पाठ का एनिमेटेड वीडियो और इस कविता की व्याख्या दोनों वीडियो चैनल पर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो पहले जल्दी से उन्हें जाकर देख लें। उसके बाद यहाँ पर हम पाठ का अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमारे सामने हैं। तो पहला क्वेश्चन है बातचीत के लिए, यानी इन क्वेश्चंस को हमें कॉपी में नहीं लिखना है, ये हमारे बातचीत के लिए है। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए एक एक करके हम इनके उत्तर जानते हैं। सो बच्चों, यह है पहला प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो नीम के बारे में हम क्या जानते हैं? हमें पता है कि नीम एक औषधीय वृक्ष है, यानी एक ऐसा पौधा है जिसका दवाइयों में हम यूज करते हैं। इसकी पत्तियां कड़वी होती हैं। आप सभी को पता होगा कि नीम की जो पत्तियां हैं उनका टेस्ट कड़वा होता है, यानी बिटर टेस्ट करती हैं, लेकिन अनेक रोगों से बचाने में मदद करती है। बट इसका क्या क्या फायदे हैं, किन किन रोगों से यह हमें बचाती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और यह जो पेड़ है यह हवा को भी शुद्ध, यानी हवा को भी प्योरीफाई करता है। क्या करता है नीम? हवा को भी शुद्ध करता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, तो उनमें से कुछ के आपको यहाँ नाम बताने हैं। तो देखिए, हम सभी के आसपास नीम का पेड़, पीपल के पेड़, आम के पेड़, बरगद के पेड़, गुलाब, तुलसी और केला और अमरूद के पेड़ होते हैं। अगर आपके घर के पास इनमें से कोई अलग पेड़ है, इनसे अलग कोई पेड़ है, तो आप उसका भी नाम यहाँ पर बता सकते हैं। अब है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान, यानी उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस बेस पर आप उन्हें पहचानते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं उनकी पत्तियों का आकार। अब अगर आपने देखा होगा केले का पेड़, तो उसकी पत्तियां बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, जिसका इस्तेमाल हम खाना खाने के लिए भी करते हैं बहुत जगह पर। तो पत्तियों का आकार यानी पत्तियों का साइज हम देखते हैं, छोटी बड़ी पत्तियां, ठीक है। फिर उनका रंग, पेड़ की ऊंचाई कि पेड़, कोई भी पेड़ कितना ऊंचा है। कुछ पेड़ छोटे होते हैं, कुछ पेड़ बहुत ही ऊंचे होते हैं। उन पे लगने वाले फल और उनके फूल की बनावट को देखकर और उनकी खुशबू के आधार पर हम उन पेड़ पौधों की पहचान कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव, यानी अपना कोई एक्सपीरियंस आपको सुनाना है। जैसे आपने अगर कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेले हो कभी, तो आपका कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है। मैंने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया था। मैं उसे रोज पानी देता था या देती थी और उसकी देखभाल करता था। वह धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो अगर आपका पेड़ से रिलेटेड कोई और एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन-सा लगता है? तो आपको जो भी पेड़ सबसे अच्छा लगता है, आपको उसके बारे में बताना है और आपको ये भी बताना है कि आपको वही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है। तो उत्तर में आप अपना फेवरेट ट्री बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आम के पेड़ के बारे में बता रही हूँ कि मुझे आम का पेड़ बहुत पसंद है, क्योंकि उसकी छाया घनी होती है और उसमें मीठे-मीठे आम के फल भी लगते हैं। इसके बाद बच्चों, पाठ के भीतर से ही कुछ प्रश्न हैं जो कि पेज नंबर 28 यानी पेज नंबर 28 पर दिए गए हैं। तो इनमें पहला प्रश्न है कि इस कविता में किन-किन पक्षियों यानी कौन-कौन से बर्ड्स के नाम आए हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं, ठीक है? ये आपके लिखने के लिए है। तो देखिए, कविता में आए थे चिड़िया, कौवा और तोता। नीम का पेड़ इन सभी से क्या करता है? प्यार करता है। चिड़िया से, कौवे से और तोते से। तो इन 3 बर्ड्स से यानी 3 पक्षियों के नाम इस कविता में आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम से किन किन रोगों में लाभ होता है, यानी नीम जो है वो किन किन बीमारियों को दूर कर सकता है। किन्हीं 3 के नाम आपको पता करने हैं और यहाँ लिखने हैं, ठीक है। तो नीम का पेड़ एक तो हमारे स्किन डिजीज यानी त्वचा संबंधी रोगों के लिए लाभदायक है, दूसरा हमारे दांतों की समस्या के लिए अच्छा है, और तीसरा जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो तब भी हम नीम के पेड़ की पत्तियों का रस पीते हैं। तो नीम इन तीनों तरह के रोगों में लाभकारी है। अब है तीसरा प्रश्न, नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है। तो कविता की पंक्तियां कहती हैं कि नीम का वृक्ष जो है वो सबका मन बहला देता है। तो उत्तर में क्या लिख सकते हैं हम कि नीम की हरी भरी शाखाएं यानी टहनियां जब हवा में झूमती हैं तो सभी को शांति और सुकून देती है, जिससे सबका मन प्रसन्न यानी सब खुश हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, कविता की कुछ पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है कि उन पंक्तियों को आपको पढ़ना है। चलिए पहले इन लाइंस को पढ़ लेते हैं। चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। तो ये कविता से ली गई कुछ लाइंस हैं। अब इनको पढ़ के हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह यानी अपना प्यार किस तरह जताता है। तो नीम का वृक्ष जो है पक्षियों को क्या देता है? छाया देता है, फल देता है और बैठने की जगह देता है। इस तरह नीम का वृक्ष अपना स्नेह यानी अपना प्यार दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके परिवार के सदस्य
और अध्यापक आपसे अपना नेह यानी प्यार किस प्रकार जताते हैं। तो जैसे नीम का पेड़ पशु पक्षियों के प्रति अपना प्रेम दिखाता है, तो आपके परिवार के सदस्य यानी आपके फैमिली मेंबर्स और आपके टीचर्स आपको कैसे प्यार जताते हैं। तो हमारे परिवार के सदस्य और अध्यापक हमें प्यार से समझाकर, हमारी देखभाल करके और हमारी सहायता करके अपना नेह या स्नेह जताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कुछ कविता की पंक्तियां हैं जिन्हें पढ़कर हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नहीं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों को हमने पढ़ा, इसके बाद देखते हैं कि प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रदूषित वायु का क्या अर्थ है। तो प्रदूषित वायु का अर्थ है बच्चों कि वह हवा जिसमें धूल या धुआं या फिर हानिकारक गैसें मिली हुई हों। तो उस तरह की जो हवा होगी वो क्या हो जाती है, दूषित यानी इम्प्योर हो जाती है। वो हवा हमारे सांस लेने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसमें अगला प्रश्न है बच्चों कि वृक्ष प्रदूषित वायु को यानी इम्प्योर जो एयर होती है उसे वो प्योर यानी शुद्ध कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वृक्ष वायु से हानिकारक तत्वों को सोख लेते हैं और उसमें शुद्ध ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे जिससे जो वायु है, जो हवा है, वो शुद्ध बन जाती है। तो बच्चों अब देखते हैं इसी का छठा प्रश्न, जिसमें नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनके बारे में हमें बताना है कि ये भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हुए हैं। तो देखिए, नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है पर फिर भी वो बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो ये हमें ये बात कौन सी कविता की पंक्ति से पता चल रही है, वो कविता की पंक्ति हमें नीचे लिख देनी है। तो ये भाव हमें आता है इस पंक्ति से, जो कि है नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि नीम का वृक्ष कोई डॉक्टर नहीं है पर फिर भी वो बहुत सारे रोगों को भगाता है। अब देखते हैं अगली पंक्ति कि नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न यानी खुश रहता है। तो ये कौन सी कविता की पंक्ति से ये भाव आता है कि लहराता बलखाता नीम दिन भर हंसता गाता नीम। तो ये पंक्ति क्या बताती है कि जो नीम का वृक्ष है वो दिन भर खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अब देखते हैं भाषा की बात से कुछ प्रश्न। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं। लड़की पुस्तक पढ़ती है। आप देखिए पिक्चर में क्या है, एक लड़की जो है वो बुक रीडिंग कर रही है। तो लड़की पुस्तक पढ़ती है और यहाँ लिखा है कि लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए सेंटेंसेस जो हैं, उन दोनों सेंटेंसेस में बच्चे क्या काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं। पर हमने लड़की के लिए जो है क्रिया क्या इस्तेमाल की है, पढ़ती। काम दोनों में पढ़ने का हो रहा है, बट हमने यहाँ लिखा पढ़ती, और जब लड़का पढ़ रहा है तो उसे हमने लिखा पढ़ता। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ती नहीं लिखा है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। अब देखिए इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द है। आपको पता है, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि संज्ञा क्या है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए हमने पढ़ती और लड़के के लिए हमने पढ़ता क्रिया के रूप का प्रयोग किया है। यह अंतर किस कारण है, क्योंकि उनके जो लिंग है, उनके जो जेंडर है वो डिफरेंट है। तो लिंग क्या करता है बच्चों, वो शब्द संज्ञा शब्दों के बारे में हमें बताता है कि संज्ञा शब्द जो है, कोई भी संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है। ठीक है, तो लिंग का क्या काम है ये बताना कि ये जो संज्ञा शब्द है वो स्त्रीवाचक यानी फेमिनाइन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है। अब देखिए कुछ और उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। इस पिक्चर में एक लेडी है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या लिखा है कि माता जी समाचार पढ़ती हैं। यहाँ पर पढ़ती हमने लिखा। और पिताजी भाजी, भाजी यानी सब्जी, पिताजी भाजी काटते हैं। अब मनीषा पतंग उड़ाती है। ठीक है, अरविंद झूला झूलता है। यहाँ पर झूलती शब्द नहीं लिखा। अगर यहाँ पर अरविंद की जगह हम मनीषा लिखें तब क्या होगा ये सेंटेंस, मनीषा झूला झूलती है। बट अरविंद क्योंकि एक लड़का है तो उसके लिंग के लिए हमने इस क्रिया शब्द को उसके अकॉर्डिंग चेंज किया है। अब देखिए टमाटर खट्टा है और इमली जो है वो खट्टा नहीं, वो खट्टी है। ठीक है, क्योंकि इमली जो शब्द है वो स्त्रीवाचक शब्द है और टमाटर जो है वो पुरुषवाचक शब्द है, इसलिए उनके अकॉर्डिंग जो विशेषण और जो क्रियाएं हैं वो चेंज होती। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे कि पता चलता है कि नीम जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। अब आपको पता होगा कि नीम के लिए बहुत सारे पुल्लिंग शब्दों का यूज किया गया है। देखिए जैसे दिन भर हंसता गाता नीम, अपना नेह जताता। तो इस तरह के शब्द आए हैं। यहाँ पर सोचिए कि दिन भर गाती क्यों नहीं है, दिन भर हंसती गाती नीम क्यों नहीं आया है, क्योंकि नीम जो है बच्चों वो एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग। इसीलिए इस तरह की क्रिया और विशेषण शब्दों का यूज हमने नीम के लिए अकॉर्डिंगली किया है। देखिए कितने रोग भगाता नीम, और बनाता नीम, सिखाता नीम, बहलाता नीम, लेता नीम,
देता नीम, और भी काफी शब्द हैं जिनको लिख सकते हैं आप। नीम के लिए आप देखिए उसी तरह के शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। सो बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल, साग, भाजी दिखाए गए हैं। इन्हें हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखना है। तो आप देख सकते हैं ये एक फलों की और सब्जियों की टोकरी हमारे सामने है, और इस टोकरी में अलग अलग तरह के फल और सब्जियां रखे हुए हैं, जिन्हें हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करके अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो देखिए स्त्रीलिंग में आप क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है पालक। तो पालक किस में रहेगी बच्चों? स्त्रीलिंग में। ठीक है, पालक हम यहाँ लिखेंगे स्त्रीलिंग में। और गोभी हम किसमें लिखेंगे? गोभी को भी हम स्त्रीलिंग में ही लिखेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर है आलू। तो आलू होता है बच्चों पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो आप आलू को पुल्लिंग में रखें। उसके बाद देखिए प्याज भी पुल्लिंग शब्द है, तो प्याज को भी आप पुल्लिंग में रख देंगे। इसके बाद कुछ फल ले लेते हैं हम, जैसे आम और सेब। तो आम क्या है? आम एक पुल्लिंग शब्द है, तो हम पुल्लिंग की श्रेणी में उसे रखेंगे यहाँ। और सेब भी एक पुल्लिंग शब्द है, तो सेब को भी हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे आप खुद से कर सकते हैं। और देखिए यहाँ क्या है? यहाँ पर भिंडी भी दिखाई दे रही है, तो भिंडी एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो भिंडी को हम यहाँ स्त्रीलिंग की श्रेणी में रख देंगे इस तरह से। तो इसके बाद देखिए लौकी है, तो लौकी भी स्त्रीलिंग शब्द है। अंगूर है, तो अंगूर क्या है बच्चों? पुल्लिंग शब्द है, तो आप इसे पुल्लिंग की श्रेणी में रखेंगे। और कद्दू भी, कद्दू आप देख पा रहे हैं कद्दू भी है, तो अंगूर और कद्दू। ठीक है, और एक यहाँ पर बैंगन भी है, तो बैंगन को भी हम पुल्लिंग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से बची हुई सब्जियों को आप यहाँ पर लिख देंगे स्त्रीलिंग की श्रेणी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रदूषित शब्द में प्र लगा है। ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर आपको नीचे लिखने हैं। देखिए प्रदूषित जो शब्द है बच्चों, वो दो शब्दांशों से मिलकर बना है। पहला है प्र, और उसी में हमने जोड़ा क्या है? दूषित। तो प्र और दूषित को जोड़ने पर क्या बना? प्रदूषित। तो प्र जो शब्द है, जो शब्दांश है, वो क्या है? एक उपसर्ग। ठीक है, क्या है वो? उपसर्ग। जो भी शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। ठीक है, और आपको ये बात ध्यान रखनी कि उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आगे लगते हैं। तो इसी तरह से एक उपसर्ग है प्र। तो इसी तरह के कुछ और शब्द हमें यहाँ लिख देने हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों प्रदूषण, जैसे प्रदूषित बना है वैसे ही प्रदूषण। और आप लिख सकते हैं प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। और हम क्या लिख सकते हैं? प्रयत्न, यानी कोशिश, प्रयत्न। ठीक है, इस तरह से आप प्र उपसर्ग से और भी काफी सारे शब्द बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग जोस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।